हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ जो आपकी परीक्षा अभी चल रही है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया था टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन का, उसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराए थे और सारे क्वेश्चन उसमें 2021 और 2020 और 19 के क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन इग्नोर करने वाला नहीं है, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। और मैं बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा कि ये 20 क्वेश्चन आपको फास्ट वे में कराऊं। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट की तरह आपका वीडियो होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। सारा विकल्प मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको सिंपली करना है क्या कि वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोचना है, क्योंकि पॉज करने के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय होगा और इन चारों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास जरूर करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर निरूपण क्या हो जाएगा, ये सबसे आपका अच्छा ढंग है। किसके लिए, शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, तो निरूपण जो है इन चारों विकल्पों में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है। तो अगर ऑप्शन सी आपने कमेंट बॉक्स में लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर कोई टीचर है वो व्याख्यान देता है, उस समय क्लासरूम में अगर कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न करता है तो शिक्षक को इन चारों विकल्पों में से क्या करना चाहिए। आपको बताना है अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर जरूर देने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बाधा डाल रहे हों उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई विद्यार्थी बाधा डाल रहा है क्लासरूम में, जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसे पीट दे, दंड दे, ऐसा नहीं करना है। उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप प्रॉपर वे में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पर IFS इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है कंप्यूटर साइंस के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई 12 2022 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ खास बात ये है कि यहाँ पर अगर आप जो है इस कोड का इस्तेमाल करते हैं NET10 का, तो यहाँ पर आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ ये ऑफर जो है लिमिटेड पीरियड के लिए है। और यहाँ पर जो है IFS इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है अगर आप नेट या JRF क्वालिफाई करते हैं तो मनी बैक गारंटी का ऑफर भी है यहाँ पर, यानी कि 100% फीस आपका पूरा वापस हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी यहाँ पर चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रभावी शिक्षण से संबंधित है। आपका इन चारों में से बताने का प्रयास करना है आपको। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, ये प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ये आपको राइट आंसर लगाना था। अगर ऑप्शन सी अगर आपने राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट में मैंने आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पर आप क्वेश्चन थोड़े से इजी मिलेंगे यहाँ पर। तो इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे पांचों क्वेश्चन आपसे लेंदी पूछे जाते हैं।
दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इजी होते हैं, आप उन्हें बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ऑप्शन सी आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ इन चारों विकल्पों में से क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, यानी कि अधिगम करने के बाद क्या होता है ये आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अधिगम करने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि व्यवहार में संशोधन होता है। आप देख सकते हैं जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या उसने कुछ अधिगम नहीं किया वो किस प्रकार से रहता है, और जिन्होंने कुछ अधिगम किया है यानी कुछ सीखा है तो उनका कैसा व्यवहार होता है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन ही होता है अधिगम के कारण। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के बारे में दिया गया है और आपको उन्हें ठीक क्रम में रखने का प्रयास करना है। ये सारी शिक्षण प्रक्रिया है। वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण, फिर शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो इस शिक्षण प्रक्रिया को आपको क्रम से लगाना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर पहले नंबर पे हो जाएगा शिक्षण लक्ष्यों को जो है सूत्रबद्ध करना, यानी शिक्षण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कोई टॉपिक क्लियर कराना है, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उसके बाद ही अगला स्टेप आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो कुछ भी आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसको उनके पहले ज्ञान से, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी पहले सीखा उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा चौथे नंबर पे मूल्यांकन, और फिर उसके बाद से पांचवें नंबर पे आ जाएगा पुनः शिक्षण। तो ये क्रम होता है, ये क्रम आपको याद रखना है। लक्ष्य को यहाँ पर अब निर्धारित करना है, उसके बाद से वर्तमान ज्ञान को जो है पहले के ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना है, इसके साथ शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बाद से मूल्यांकन, फिर से पुनः शिक्षण। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन डी आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अध्ययन का जो है उच्चतम स्तर कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। देखिए वीडियो फास्ट वे में चलेगी, कम समय में इस वीडियो को मुझे कंप्लीट करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराना है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी यूनिट से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड से करा रहा हूँ, रिसर्च से भी कराऊंगा, कम्युनिकेशन से कराऊंगा, आईसीटी सभी यूनिट से कराने का मैं प्रयास करूंगा। बस आपको कंटिन्यूअस ये जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं इनको देखना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन जो है अध्ययन का उच्चतम स्तर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन डी आपने राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल जो है शिक्षक करता है वो किस लिए करता है। इन चारों विकल्पों में से ही आपको जवाब देने का प्रयास करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए समय मिलेगा आपको, ऐसे तो कंटिन्यूअस वीडियो चल रही है, लेकिन वीडियो को जब आप पॉज कर लेंगे जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो अच्छे से इत्मीनान से सोचिए और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे तो आपके पास समय है। सोचिए समझिए, उसके बाद से ही अपना जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण तथ्यों या जो पॉइंट्स हैं उनके उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए जो है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कौन करता है, शिक्षक करता है। ऐसा नहीं कि पूरा बुक में जो टॉपिक दिया गया है उसे छाप देना। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको जो है यहाँ पर केयर करना है छात्रों को, उन बिंदुओं को जो है नोट डाउन करने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों के माध्यम से समझाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि वर्तमान में आप भी हैं, हम भी हैं, तो आपको वर्तमान समय में अध्ययन की सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी दिखती है। स्व अध्ययन मान लीजिए,
फिर उसके बाद से है आमने सामने का अध्ययन, ई लर्निंग या मिश्रित अध्ययन। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि जो है ई लर्निंग है, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो आप अध्ययन करते हैं। आप देखते हैं ना, ऑनलाइन कोर्स परचेज करके आप जो है सारी क्लासेज को लेते हैं। अभी कोविड के जो समय चल रहा था उसमें भी सारा कुछ ऑनलाइन चलता था, ठीक है। इसके साथ ही साथ मिश्रित अध्ययन भी यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ई लर्निंग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भैया? प्राथमिक स्तर पे जो है यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अधिकतर शिक्षक कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। इसका कारण क्या है, इन चारों में से आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं, यानी कि जो महिला शिक्षक होती हैं छोटे बच्चों के साथ जो है वो प्यार और स्नेह से जो है बात कर सकती हैं, व्यवहार कर सकती हैं और चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये बात कही गई है कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक जो है महिलाएं होनी चाहिए। इसका कारण यहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो, अपने सहयोगियों के अपेक्षा अधिक योग्य होता हो या उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता हो। तो आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। तो एक व्यक्ति जो है शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है। कब आनंदित होता है? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आप कब आनंदित होंगे? आनंदित तब होंगे जब विद्यार्थियों से आपको आदर प्राप्त हो, यानी कि सम्मान मिले, ठीक है। जिन टीचर को सम्मान नहीं मिलता, कुछ कमी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर सख्त हो सकता है या टीचर सही से पढ़ाता ना हो, तो जब आपको आदर और सम्मान मिले तो आप समझिए कि यहाँ पर आप आनंदित होते हैं शिक्षण के व्यवसाय में आकर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि यहाँ पर होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन विधि जो है शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है। और निदर्शन विधि क्या होती है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरूर बताइएगा। ये तो आपको पता है कि शिक्षण की एक विधि है, लेकिन किस प्रकार से ये शिक्षण होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन सी आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः इन चारों विकल्पों में से क्या होना चाहिए। ये आपको बताने का प्रयास करना है कि ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इन चारों में से क्या राइट आंसर आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए, उपाय कुशल, यानी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो या बच्चा सीख नहीं पाए तो कुछ न कुछ उपाय लगाकर जो है उन्हें सिखाने का प्रयास करना चाहिए। सहभागी होना चाहिए, बच्चों के साथ एंगेज होना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है एक उत्तम शिक्षक के अंदर जो है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो आई होप कि आप सभी को पता होगा कि इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प लघुकृत शिक्षण की स्थिति है। वो कौन सा विकल्प है यही आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब आप बीएड या बीटीसी करते हैं तो ये आपको करने को मिलता है। 1 महीने से ऊपर जो है आप किसी स्कूल में जाकर जो है पढ़ाने का अनुभव लेते हैं, आखिर कैसे पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होकर लिखा कैसे जाता है, बच्चों से कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, जो टीचिंग टूल्स हैं, हेल्पिंग टूल्स, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ सीखने को आपको माइक्रो टीचिंग में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। इन चारों में से आपको बताना है ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है डी सही है। राइट आंसर आपको जवाब देना है, तो वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाएगा और एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, किस प्रकार का मूल्यांकन अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया आकलन के लिए जो है किया जाता है, तो वो है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए इन चारों विकल्पों में से। अगर प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करना है तो शिक्षा ग्रहणकर्ता यानी जो ग्रहण कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, इन चारों में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर उसके पास होना चाहिए। योग्यता मतलब समझने का, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझ पाए। प्रेरणा का मतलब कि अगर समझ में भी नहीं आता है तो वो प्रेरित होकर उसे समझने का प्रयास करे। तो ये जो है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर जो है उसके पास होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर डी ऑप्शन आपने लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। कक्षा संप्रेषण किसके केंद्र में होना चाहिए, छात्र के केंद्र में। ऐसा नहीं कि शिक्षक अपने मन से कुछ भी चिल्लाता रहे, बोलता रहे, लेक्चर देता रहे और छात्रों को उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं, वो समझ नहीं पाते। तो जैसे छात्र सुनना चाह रहा है लेक्चर को या समझना चाहता है, वैसे ही यहाँ पर संप्रेषण या कम्युनिकेशन टीचर को करना चाहिए। तो और शिक्षा भी वर्तमान समय में आपको पता है छात्र केंद्रित है, यानी कि छात्र जैसे सीखना चाहता है वैसे ही टीचर को सिखाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ऑप्शन बी आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तर्क, वितर्क, सूचना, विचार, विवाद, क्या आना चाहिए, अपना जवाब आपको देना है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी, विचार उभर कर आना चाहिए। कक्षा में अगर परस्पर संवाद हो रहा है तो वहाँ पर विचार अलग अलग प्रकार के आपको छात्रों के, शिक्षक के देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि तर्क वितर्क होता है, सूचना निकल कर आएगा, विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अगर आपने लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ने से क्या अभिप्राय है, इन चारों विकल्पों में से। अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसे दंड नहीं दे रहे हैं तो वो बिगड़ेगा, तो उसका अभिप्राय क्या है इन चारों में से, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यवहार है जो उचित नहीं है तो उस पर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को ये आभास हो कि ये चीज़ गलत है, इसे नहीं करनी चाहिए और दोबारा से वो गलती वो दोबारा नहीं करेगा। अगर दंड देते हैं, अगर दंड नहीं देते उस गलती पे तो वो गलती दोबारा करेगा, दोहराएगा। अगर किसी को वो गाली दे देता है या किसी से अनुचित व्यवहार करता है, लड़ाई कर लेता है, तो उस स्थिति में अगर आप उसे छोड़ देते हैं, दंड नहीं देते हैं, तो वो व्यवहार वो दोबारा करेगा। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए कि अवांछित अगर व्यवहार कर रहा है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली इन चारों में से क्या है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, यहाँ पर डी सही है। देखिए मैं फास्ट वे में चल रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करेंगे तो आप सारे विकल्प अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और राइट आंसर बता पाएंगे। मैं विकल्पों को पढ़ देता, लेकिन कुछ समय आपका बच जाएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यही 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैं सारा विकल्प पढ़ूंगा और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, ये अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली होती है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन डी लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड से हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के नहीं होंगे, इजी क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जैसा क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 को हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार से जो है उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे, यानी जो दृष्टिहीन विद्यार्थी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या है? अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इन चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है? वीडियो को पॉज करके सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद से अपना सही आंसर देने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए गति से पढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, आगे की पंक्ति में, यानी आगे की तरफ जो बेंच का जो अगला डेस्क होता है वहां पर उसके बैठने की व्यवस्था करना है और उसके लिए गति से पढ़ाने की कोशिश करना है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप नहीं हो पाया। आप सोचेंगे कि गति से पढ़ाना, तो उसे गति से पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका यहाँ पर एक वर्ड था जो टाइप नहीं हो पाया, वो है आपका सुविधाजनक। ये याद रखना है, क्या हो जाएगा? सुविधाजनक जो है गति से पढ़ाना, यानी जैसे उसको सुविधा हो उसी सुविधा के अनुसार ही उसे पढ़ाने का प्रयास करना है और आगे की डेस्क पे बैठाने की व्यवस्था करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ये गति से पहले सुविधाजनक आपको ऐड कर लेना है, ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने 20 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। देखिए मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको लेंदी टाइप के मिलेंगे, कथन निष्कर्ष या अलग तरीके से जो डिफिकल्ट टाइप में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपकी समझ अच्छे तरीके से तो आप उनको भी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया। बाकी क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा जो थोड़ा सा लेवल और ऊपर होगा, और बाकी अलग यूनिट जो भी हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं, कम्युनिकेशन के, ICT के हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट के, उनसे भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल में ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट करना ना भूलें, क्योंकि कंटेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके साथ ही साथ इस चैनल पे मैं एग्जाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ऑथेंटिक वो भी मैं बताता हूँ, और यहाँ पर जो है लाइक करके आप अप्रिशिएट करिए, क्योंकि कंटिन्यूस हम वर्क करते हैं आपके लिए। और वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि एग्जाम से पहले उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।